हेलो फ्रेंड्स, दृष्टि में आपका स्वागत है और मैं हूं आनंद। दोस्तों, इस वीडियो में मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा में आए प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा में जो हमारे प्रश्न आते हैं वो अलग अलग प्रकार के आते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तर आपको 15 से 20 शब्दों में करने होते हैं। कुछ प्रश्नों में आपको 100 शब्द और बाकी प्रश्नों में आपको 300 शब्दों में अपना उत्तर लिखना होता है। दोस्तों, जैसे ही प्रश्न की शैली बदलती है, आपके उत्तर लेखन को भी आपको परिवर्तित करना होता है। अगर प्रश्न छोटा है तो हम बहुत सटीकता से अपनी बात रखते हैं, किंतु यदि हमारे प्रश्नों में ये मांग है कि उत्तर 100 शब्दों का हो, तो उस प्रश्न का उत्तर क्या हो, उसकी शैली क्या हो, इन सब की बात आज हम करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दरअसल हम वर्ष 2019 में जो प्रश्न आए हैं उनमें से एक प्रश्न लेंगे। वो प्रश्न है दोस्तों, भारत में मौद्रिक प्रसारण प्रभावी क्यों नहीं है, मूल्यांकन कीजिए। दोस्तों, ये प्रश्न आपको अधिकतम 6 अंक दिलाएगा और इसके उत्तर आपको 100 शब्दों में करने होंगे। दोस्तों, यहां पर उत्तर में आने से पहले हम जरा देखेंगे कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात, इस उत्तर में किन किन बातों को शामिल किया जाए ताकि हर प्रकार से आपका उत्तर प्रभावी हो, कंप्लीट हो और किसी प्रकार के अंक के कटने की गुंजाइश ना हो। दोस्तों, आप देखें, इस क्वेश्चन की मांग है मूल्यांकन कीजिए। जब भी कभी किसी प्रश्न में एग्जामिनेशन की बात होती है, मूल्यांकन की बात होती है, दोस्तों इसका मतलब यह है कि किसी भी पहलू पर आपको विचार करना है कि ऐसा क्यों है। अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया कि आपने विचार किया कि भारत में मौद्रिक नीति प्रभावी क्यों नहीं है, तो केवल यहां पर यदि आप उत्तर को समाप्त कर देंगे, यदि आपने बता दिया कि भारत में मौद्रिक नीति प्रभावी नहीं है, आपने उत्तर समाप्त कर दिया, दोस्तों आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। यह आपसे अपेक्षा की जाती है कि जब आप उत्तर लिखें तो आपने मूल्यांकन जो किया है उसकी समस्या के समाधान को भी आप बताएं कि किन तरीकों से, किन रास्तों से, अगर वो मौद्रिक नीति प्रभावी नहीं है तो कैसे उसको प्रभावी किया जाए, क्या उपाय किए जाने चाहिए, और इसके बाद ही आपका उत्तर संपूर्ण माना जाएगा। दोस्तों, इसीलिए इस उत्तर को लिखने से पहले हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक संरचना बनाते हैं कि हमारे उत्तर में क्या हो और जो जो अलग अलग भाग हैं उसमें कितने कितने अंक दिए जाएं, कितने कितने वर्ड्स में हम उसको बांटेंगे। दोस्तों, आमतौर पे जब हमारे उत्तर थोड़े बड़े होते हैं, 100 शब्दों के होते हैं, तो हम अपने उत्तर को शुरू करते हैं किसी परिचय से, किसी प्रस्तावना से, किसी इंट्रोडक्शन से। इससे जो एग्जामिनर है उसको पता चलता है कि आप किन चीजों पे उत्तर लिख रहे हैं, आपने अपने उत्तर की दिशा और दशा कैसे बनाई हुई है। इसीलिए दोस्तों, आमतौर पे हम एक परिचय की बात करते हैं, यहां भी हम एक परिचय की बात करेंगे, और परिचय आमतौर पे बहुत छोटा और सटीक होना चाहिए। 10 से 15 शब्दों में हम अपना परिचय यहां पर लिखेंगे। दोस्तों, इसके बाद हमारी जो मुख्य बॉडी है, जो मुख्य उत्तर है, वो आएगा और कोशिश करेंगे कि सभी पहलुओं पर हम अपना उत्तर समेटें, सभी पहलुओं को दर्शाएं। तो सभी मुख्य बिंदु हम इसमें शामिल जरूर करेंगे। और दोस्तों, अंत में, क्योंकि यहां पर एग्जामिनेशन है, आपको मूल्यांकन करना है, तो मूल्यांकन करने के बाद जो खामियां आपने उजागर की हैं उसका समाधान आपको देना होगा। तो एक अंत में निष्कर्ष भी आप देंगे, एक समाधान भी आप देंगे। दोस्तों, ये भी 15 से 20 शब्दों में होना चाहिए। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि आपका जो ये उत्तर होगा वो करीब 65 से 70 शब्दों में आपको मुख्य उत्तर देना होगा, लेकिन उसके आसपास की बात भी करना जरूरी है, तब जाके आपका उत्तर संपूर्ण होता है। दोस्तों, पहली बात तो ये। जहां तक दोस्तों बात आती है मुख्य बिंदु की, तो मुख्य बिंदु में हम कोशिश करेंगे कि हर संभव पहलुओं को हम टच करें कि किन किन तरीकों से यह हमने देखा कि मौद्रिक नीति प्रभावी क्यों नहीं है। तो मॉनेटरी पॉलिसी प्रभावी नहीं हुई तो क्यों नहीं, इन सभी अलग अलग पहलुओं की हम बात करेंगे। अब दोस्तों, बात होती है पहले कि क्या है मौद्रिक प्रसारण, क्या है
मॉनेटरी ट्रांसमिशन, इसको पहले समझा जाए। दोस्तों, भारत में जिस नीति से मुद्रा पूर्ति या मांग या ब्याज दरें या महंगाई या मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है, जिन भी नीतियों से मुद्रा के संदर्भ में मुद्रा की पूर्ति है, मांग है, इन्फ्लेशन है, ब्याज दरें हैं, इनको जिन नीति से नियंत्रित किया जाता है उसे कहते हैं मौद्रिक नीति। और यह नीति कौन बनाता है? आरबीआई के द्वारा इस नीति का निर्धारण होता है। दोस्तों, यहां पर आप देखें, आरबीआई वह संस्था है जो अपने कार्य क्षेत्र में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मौद्रिक नीति बनाती है और उसको अमल करती है। अब दोस्तों, मान लीजिए अगर आप देखें मौद्रिक नीति को, तो आरबीआई के द्वारा रेपो दर या नगद आरक्षित अनुपात या रिवर्स रेपो दर या बैंक दर जैसे अलग अलग साधनों से मौद्रिक नीति, ब्याज दर आदि का नियंत्रण होता है। दोस्तों, ये जो दर है, अगर आप शॉर्ट में देखें इसको, रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है अल्प अवधि के लिए। तो जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देगा उसे हम कहते हैं रेपो दर, शॉर्ट टर्म के लोन्स। यदि बैंकों को कहा जाए कि आपके पास जो भी धन आया है जनता के द्वारा जमा करके, उसका एक हिस्सा आपको आरबीआई के लिए रखना होगा, तो वो नकद का जो अनुपात है, जो आरबीआई के लिए नकद का अनुपात, जो आरबीआई के लिए आरक्षित रखना होता है बैंकों को, उसे कहते हैं नगद आरक्षित अनुपात, जो नगद में रखना होता है। इसी प्रकार से दोस्तों बहुत प्रकार की दरें हैं जिनके माध्यम से आरबीआई दरअसल मौद्रिक नीति को अमल करती है। लेकिन यहां प्रश्न को समझिए आप, प्रश्न में एक शब्द है जिसका नाम है मौद्रिक प्रसारण। दोस्तों, जब भी कभी आरबीआई रेपो दर कम करती है तो वो कम क्यों करेगी? हमने अभी देखा कि रेपो दर उदाहरण के लिए एक ऐसा दर है जिसपे आरबीआई व्यापारिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराती है, और जो ग्राहक हैं, जो जनता है, व्यापारी हैं, वो इस बैंक से लोन लेते हैं। आरबीआई व्यापारिक बैंकों को रेपो दर पर ऋण देती है, व्यापारिक बैंक उसमें अपना मुनाफा जोड़कर ग्राहकों से कुछ ब्याज लेते हैं। ऐसा ही होता है। रेपो दर अगर मान लिया 6% है, तो बैंक ग्राहकों से 8 से 9% का ब्याज वसूलेंगी। अगर रेपो दर को आरबीआई ने 6 से घटाकर 4% कर दिया, तो आरबीआई ये उम्मीद करता है कि व्यापारिक बैंक भी ग्राहकों को 6 से 7% पर ब्याज दे, मतलब वो भी अपना ब्याज दर क्या करें, कम करें। दोस्तों, इसे कहते हैं मौद्रिक प्रसारण। आरबीआई की मौद्रिक नीति को ग्राहक तक लेके जाने की जो प्रक्रिया है उसे बोलते हैं मौद्रिक प्रसारण। दोस्तों, हमारे खाते इनके साथ नहीं होते, हम जुड़े होते हैं व्यापारिक बैंकों से। आरबीआई की मौद्रिक नीति का प्रसारण बैंकों के माध्यम से जनता तक की प्रक्रिया को दरअसल कहते हैं मौद्रिक प्रसारण। आरबीआई चाहता है कि जो दर मैंने कम की है, वो दर हमने कम क्यों की है? ताकि ग्राहकों को सस्ता ऋण मिल सके। अगर यहां पर आरबीआई ने रेपो दर 6 से 4% किया है, तो वो चाहती है कि व्यापारिक बैंक भी अपनी ब्याज दरों को 8 से 6% करें या 9 से 7% करें, मतलब 2% से कम करें। अब क्वेश्चन दोस्तों यही है कि ये प्रक्रिया कहलाती है मौद्रिक प्रसारण। तो क्वेश्चन ये है कि
मौद्रिक प्रसारण प्रभावी क्यों नहीं है? क्वेश्चन दोस्तों ये है कि क्या कारण है कि आरबीआई के द्वारा जो पॉलिसी अपनाई गई है वो प्रभावी नहीं हो रही है। जनता को या तो सस्ता लोन नहीं मिल रहा, तो ये मान लीजिए इसका विपरीत, अगर आरबीआई चाहती है कि इनको बहुत ज्यादा पैसा ना जाए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा पैसा बाजार में है तो इसका मतलब ये भी है कि वो पैसा महंगाई को बढ़ाएगा। तो यदि आरबीआई सोचती है कि ग्राहकों तक पैसा ना जाए किंतु उसके बाद भी ग्राहकों के पास पैसा जा रहा है, इसका मतलब भी क्या है कि मौद्रिक नीति प्रभावी नहीं है। तो दोनों पहलू पे हम बात करेंगे कि आरबीआई जो निर्णय ले रही है वो निर्णय यथावत ग्राहकों तक नहीं पहुंच पा रहे, इसको हम कहते हैं कि मौद्रिक नीति प्रभावी नहीं है। दोस्तों इन्हीं चीजों की हमें चर्चा करनी है कि क्या कारण है, किन कारणों से आरबीआई के द्वारा लिए गए निर्णय ग्राहकों तक नहीं पहुंचते। तो ये बात करते हैं कि क्या कारण है। दोस्तों आप देखें, मौद्रिक प्रसारण प्रभावी नहीं होने के निम्न कारण हो सकते हैं। दोस्तों पहला आप देखिए, एक टर्म आता है जिसका नाम है तरलता जाल, जिसे हम कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। दोस्तों अर्थव्यवस्था में एक स्थिति ऐसी आती है जब भले ही आरबीआई बहुत सारा पैसा बाजार में पंप करे, लेकिन पब्लिक उस पैसे को खर्च नहीं करती है। पब्लिक उस पैसे से दरअसल मांग को बढ़ाती नहीं है, क्योंकि पब्लिक को लगता है कि आज जो पैसा आ रहा है वो कल शायद नहीं आएगा, या किसी आपदा, किसी युद्ध के कारण पब्लिक पैसे को जमा कर रही है और खर्च नहीं कर रही है। एक बात समझें आप कि आरबीआई सस्ता पैसा क्यों बांटेगा? आरबीआई सस्ता पैसा इसलिए बांटेगा कि वो शायद ग्राहकों से अधिक मांग की अपेक्षा करता है, क्योंकि अगर ग्राहक मांग करेंगे तो अर्थव्यवस्था में क्या होगा? उत्पादन होगा। उत्पादन से क्या होगा? रोजगार होगा। तो अर्थव्यवस्था में अधिक मांग, अधिक उत्पादन, अधिक रोजगार के लिए आरबीआई ने पैसा पंप करना शुरू किया, और आरबीआई ने इसके लिए रेपो दर को कम किया। उन्हें लगा कि रेपो दर कम करेंगे तो ब्याज दर कम होंगी, ब्याज दर कम होंगी तो क्या होगा? शायद पब्लिक और पैसा ले, मांग को जनरेट करे। किंतु पता चला कि आरबीआई के रेपो दर कम करने के बाद भी पब्लिक ने पैसा नहीं लिया, या फिर पैसा लिया भी तो पब्लिक उसको खर्च नहीं कर रही है। जब तरलता एक जाल में फंस जाए, जब तरलता बढ़ाने के बाद भी मांग ना बढ़े, उस स्थिति को दोस्तों हम कहते हैं तरलता जाल। और मौद्रिक नीति के अप्रभावी होने के कारण में से एक है लिक्विडिटी ट्रैप। जब लोगों को लगता है कि अभी शायद आने वाले दिनों में कुछ खतरा है, जब लोगों को लगता है कि हम पैसा बचा के रखें, आगे काम आएगा, तो बहुत ज्यादा पैसा देने के बाद भी वो तरलता मांग में परिवर्तित नहीं होती है। दोस्तों उस कंडीशन को बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। ऐसी स्थिति में लोग अपने निवेश को भी बेच देते हैं, लोग अपने बॉन्ड को बेच देते हैं, और बॉन्ड को बेचकर भी धन जमा करना शुरू कर देते हैं, और उस धन को रखते हैं कि उन्हें लगता है कि धन आगे काम आएगा, या आगे की स्थितियां कुछ खराब हैं, चिंतामय हैं। तो वैसी स्थिति में बहुत अधिक तरलता देने के बाद भी मांग नहीं आती दोस्तों, इसलिए मौद्रिक प्रसारण नहीं हो पाता। किस आरबीआई ने सोचा कि हम पैसा देंगे तो मांग आएगी, किंतु पैसा दिया, मांग नहीं आई, मतलब मौद्रिक प्रसारण नहीं हुआ। क्यों? जनता में एक डर का अभाव है, लोग पैसे जमा कर रहे हैं, उससे मांग को जनरेट नहीं कर रहे। और दोस्तों इसीलिए कोविड के समय भी कुछ ऐसा कुछ हद तक देखने को मिला कि सरकार या आरबीआई ने पैसा दिया, किंतु वो एक साथ ही पूरी मांग के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ। तो दूसरी समस्या ये है, एक कारण इसका ये भी है, आप देखें कि जो बैंकों का
बढ़ता एनपीए है। एनपीए क्या है दोस्तों? अभी के लिए एनपीए दरअसल एक बैंक के द्वारा जो ऋण दिया जाता है, अगर उस ऋण पर बैंक को अपना मूलधन या ब्याज 90 दिनों से अधिक से वापस नहीं आता, तो बैंक उस खाते को गैर निष्पादित परिसंपत्ति में रख देती है, उसको बैंक एनपीए बोल देती है। तो अब देखें, बैंकों का बढ़ता एनपीए, अब मान लीजिए आरबीआई ने रेपो दर कम किया। रेपो दर कम करने का उद्देश्य यह था कि बैंक को लगा या उनको लगा कि बैंक हमसे और पैसे लेगा और बैंक पैसे आगे पास करेगा, किंतु बैंक पहले से ही क्या है, रिस्की जोखिम वाले ऋण से जूझ रहे हैं। तो क्या पता बैंक ने और लोन उनसे लिया ही नहीं, या बैंक अपने एनपीए के डर से और लोगों को ऋण नहीं बांट रही, जिससे क्या हुआ, आरबीआई ने जो दरें कम की हैं उसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा। दोस्तों, जब तक बैंक आरबीआई के सस्ती दर का लाभ नहीं लेगी, तब तक पैसा कैसे जाएगा? आरबीआई केवल दर कम कर सकता है, बैंकों को लोन लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। तो यदि बैंक आरबीआई के सस्ते दर के बाद भी उससे ऋण नहीं ले रही, इसका मतलब मौद्रिक नीति का जो प्रसारण है वो नहीं हो रहा। और इसीलिए दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि आरबीआई ने रेट कम तो किया, किंतु उसके बाद भी ना बैंक उस पैसे को लेती है, ना ही वो पैसा आगे मार्केट तक जाता है। और इसीलिए भी अगर बैंक पहले से ही जोखिम वाले ऋणों के तहत दबे हुए हैं, तो भी क्या होगा, मौद्रिक नीति का प्रसारण नहीं हो पाएगा। दोस्तों, तीसरा जो पहलू है, बहुत बार ऐसा होता है कि बैंक जानबूझकर भी उस ब्याज दर को कम नहीं करते। तो मान लीजिए बैंकों ने आरबीआई से सस्ता पैसा ले लिया, किंतु उस पैसे को महंगा ही दे रहे हैं, तो भी क्या होगा, उसके कारण भी बहुत बार मौद्रिक नीति का प्रसारण नहीं हो पाता। दोस्तों, यहां पर बैंकों का बढ़ता एनपीए या बैंक द्वारा ब्याज दरों में कटौती नहीं करने से भी दरअसल क्या होता है, मौद्रिक नीति का प्रसारण प्रभावी दोस्तों नहीं हो पाता। दोस्तों, तीसरा फैक्टर देखिए आप क्या है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का बढ़ता विस्तार। दोस्तों, भारत में मौद्रिक नीति को अप्रभावी करने में इनकी भूमिका भी आएगी। दोस्तों, पहले क्या था, आमतौर पे बैंक से लोग ऋण लिया करते थे और बैंक आरबीआई से ऋण लिया करती थी। तो यदि आरबीआई ने दरें कम की तो बैंक भी दर कम किया करता था। यदि आरबीआई ने दरें बढ़ा दी तो बैंक दर को बढ़ाता था और ब्याज दर बढ़ जाने से लोग ऋण कम लिया करते थे। इसीलिए बैंकों और आरबीआई के साथ मिलकर मौद्रिक नीति का प्रसारण हुआ करता था। आज आप देखें, ऐसी बहुत सारी इंटरनेट बेस्ड कंपनियां हैं जो आपको ऋण बांट रही हैं, और उनका जो ऋण है वो बैंकों से अलग होकर है। बहुत सारी निजी कंपनियां हैं जो वैसे बैंक नहीं है, किंतु वो दरअसल अपने मुनाफे के लिए या अपने मुनाफे में बढ़ोतरी करने के लिए, प्रतिस्पर्धा से निपटने के लिए कम ब्याज दरों पर भी ऋण दे रही हैं। अब यहां पर दोस्तों मान लीजिए आरबीआई चाहता है कि ऋण ना जाए, किंतु ब्याज देने वाली बहुत सारी निजी कंपनियां ऋण दे रही हैं, तो क्या होगा, आरबीआई की मौद्रिक नीति के उद्देश्य के विपरीत जाकर भी ये गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ऋण बांट रही हैं। इसका मतलब यहां भी क्या देखने को मिल रहा है कि यहां पर भी आप देखेंगे जो हमारी मौद्रिक नीति है उसका सही प्रसारण नहीं हुआ है। यदि आरबीआई ब्याज दर कम करना चाहेगा, यदि आरबीआई ब्याज दर बढ़ाना चाहेगा, तो आरबीआई की नीतियों के विपरीत जाकर, उनसे अलग जाकर नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अपने हिसाब से ऋण का वितरण कर सकती हैं, जिस कारण से भी क्या होगा, मौद्रिक नीति का प्रसारण अप्रभावी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इसीलिए आप देखिए नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, या फिर आप कह लीजिए डिजिटल रूप से
आजकल डिजिटल लोन्स काफी आ रहे हैं, आपके मोबाइल ऐप पर आपको लोन मिल जाएगा। तो वहां पर बहुत बार ऐसा होता है कि आरबीआई के निगरानी या आरबीआई के कंट्रोल से परे जाकर भी, उनकी नीतियों से परे जाकर भी ऋण का वितरण हो जाता है। और इसीलिए अगर आरबीआई महंगाई कम करने के लिए मुद्रापूर्ति कम करना चाहती है, लेकिन पैसा तो क्या है, इनके द्वारा बांटा जा रहा है, और इसीलिए भी ये कम होता है। तो चौथा कारण है बैंकिंग का अपर्याप्त विस्तार। बैंकिंग का अपर्याप्त विस्तार। दोस्तों, किसी भी प्रकार के मौद्रिक नीति के प्रसारण के लिए जनता तक बैंकिंग का विस्तार होना बहुत जरूरी है। यदि आप बैंक से कनेक्टेड हैं, तब आप मौद्रिक नीति के लाभों को ले सकते हैं, क्योंकि बैंक, अगर आरबीआई ने रेट कम किया तो बैंक उस कम रेट को आपको देंगे। तो मौद्रिक नीति का प्रसारण कहा जाएगा कि हाँ, आरबीआई ने रेट कम किया, वह रेट बैंक ने कम किया, तो ग्राहकों को कम दर पे ऋण मिल गया। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे कि हाँ, प्रसारण हुआ है। किंतु दोस्तों, जो व्यक्ति, जो वर्ग बैंकों से जुड़ा हुआ ही नहीं है, वो मौद्रिक नीति के प्रसारण से वंचित है। और इसीलिए जहां पर भी बैंक का विस्तार नहीं है, वो वर्ग, वो समाज या वो गांव मौद्रिक प्रसारण से वंचित है। और इसीलिए भी क्या होता है, जो आप देखिए, बैंकिंग के अपर्याप्त विस्तार से प्रसारण प्रभावी नहीं होता। दोस्तों, जितना पैसा बैंकों में है वो पैसा मल्टीप्लाई होता है। आपने 100 रुपए अपने बैंक में रखे, वो 100 रुपए किसी और को ऋण दिया जाएगा, तो 100 रुपए से आप भी मांग करेंगे, और 100 रुपए में से मान लीजिए 90 रुपए ऋण दिए गए, तो 90 रुपए जिसको दिए गए वो भी मांग करेगा। इसका मतलब 100 रुपए 190 रुपए के बराबर का क्या करेंगे, मांग सृजित करेंगे। इसे कहते हैं मनी मल्टीप्लायर या मुद्रा गुणांक। 100 रुपए आपके लिए 100 रुपए की मांग उत्पाद कर रहे हैं, उस 100 में से 90 रुपए किसी को ऋण दिया गया, तो वो 90 रुपए की मांग करेगा। है तो 100 ही रुपए, किंतु 190 रुपए की मांग करेगा। इसका मतलब अगर बैंकिंग होती तो 100 रुपया 190 के बराबर का काम करता, किंतु बैंक नहीं होने से दरअसल जो मौद्रिक प्रसारण है वो दोस्तों नहीं हो पाता। इसीलिए जब दोस्तों बैंक नहीं होता तो अर्थव्यवस्था में नगद जमा अनुपात बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं कैश डिपॉजिट रेशो। इसका मतलब है कितना नगद आप रखते हैं और बैंक में कितना जमा करते हैं। दोस्तों, यदि आप देखें अर्थव्यवस्था में लोग नगद ज्यादा रखते हैं और बैंक में पैसा कम है, तो नगद अगर अर्थव्यवस्था है तो भी मौद्रिक नीति का प्रसारण प्रभावी दिखाई देगा, क्योंकि बैंक में जितना पैसा रहेगा वो ज्यादा आरबीआई की नीतियों से प्रभावित रहेगा। अगर पैसा बैंक में है तो आरबीआई की दरें उस पैसे को और तेजी से फैलाएंगी, जिससे मौद्रिक नीति क्या होगी, प्रभावी होगी, दूर तक जाएगी। किंतु यदि अर्थव्यवस्था में सीडीआर नगद जमा अनुपात कम रहेगा, तब जाके प्रसारण अच्छा होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि नगद कम रहे और बैंक में जमा क्या रहे, अधिक रहे। यदि मान लीजिए आपका पैसा बैंक में है तो आपके 100 रुपए 190 के बराबर काम करेंगे, आपके 100 रुपए 5 लोगों के लिए काम आएंगे और आपको भी फायदा देंगे। तो अगर बैंक में पैसा है तो पैसा तेजी से चल रहा है, आरबीआई की नीतियों से उसके पर लगाए हैं, वो तेजी से घूम रहा है, और इसीलिए बैंक में होने से मौद्रिक नीति प्रभावी होती है, उसका प्रसारण अच्छा होता है। और इसीलिए दोस्तों, यदि कैश ज्यादा है और बैंक में जमा कम है, अगर सीडीआर अनुपात अधिक है दोस्तों, इससे भी क्या होता है, मौद्रिक प्रसारण प्रभावी नहीं हो पाता। हमारे पास कुछ बहुत ही तकनीकी और सटीक बिंदु हैं हमारे उत्तर को बताने के लिए कि मौद्रिक नीति या मौद्रिक प्रसारण प्रभावी नहीं है, क्योंकि पहले ही समस्या क्या है, क्या पता लिक्विडिटी ट्रैप हो, तरलता जाल हो, जो कोविड के समय, किसी आपदा के समय, युद्ध के समय देखने को मिल जाती है। क्या पता बैंकों का बढ़ता एनपीए हो, या बैंक जानबूझकर दरों में
कटौती नहीं कर रहे हों। तीसरा, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बढ़ते विस्तार या उनकी बढ़ती गतिविधियों से भी मौद्रिक नीति का प्रसारण बहुत बार प्रभावी नहीं होता। बैंकों के अपर्याप्त विस्तार से भी दोस्तों क्या होता है, जो प्रसारण है, ट्रांसमिशन है, प्रभावी नहीं होता। और अंत में यदि अर्थव्यवस्था में नगद जमा अनुपात ज्यादा होता है तो भी ऐसा देखा जाता है कि मौद्रिक नीति का जो प्रसार है, जो प्रसारण है दोस्तों, प्रभावी नहीं होता। अब दोस्तों हम इन 5 बिंदुओं से दरअसल क्या करेंगे, हमारे मुख्य उत्तर में हमने 5 बहुत ही तकनीकी बिंदुओं को रख दिया है। हमारे उत्तर में कोई भी गुंजाइश ऐसी नहीं जहां से आपके मार्क्स कटेंगे, लेकिन अभी उत्तर हमारा पूरा नहीं हुआ। दोस्तों आप देखें, मुख्य उत्तर में हमने 5 बिंदु दिए हैं और आप मान लीजिए सभी बिंदुओं में 10 या 12 शब्द लिखते हैं तो भी आपका ये मुख्य बिंदु बिल्कुल सटीकता से पूरा हो जाता है, कोई गुंजाइश नहीं है किसी मार्क्स कटने की। तो हमने पहले परिचय लिखा। परिचय में हम क्या दोस्तों देंगे, परिचय में हम जो परिभाषा है वो दे सकते हैं। किसकी परिभाषा? हम दरअसल मौद्रिक प्रसारण की परिभाषा दे सकते हैं कि मौद्रिक नीति आरबीआई से ग्राहक तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं मौद्रिक प्रसारण। दोस्तों यहां पर सबसे अच्छा रहेगा कि आप परिभाषा लिखें परिचय में कि एक जो मॉनेटरी पॉलिसी है जब वो आरबीआई से बैंकों के माध्यम से जनता, ग्राहक तक, अर्थव्यवस्था तक पहुंचाई जाती है, इस पहुंचाने की प्रक्रिया को दोस्तों हम कहते हैं मौद्रिक प्रसारण या मॉनेटरी ट्रांसमिशन। पहली बात। अब फिर आप लिखेंगे इसके प्रभावी नहीं होने के कुछ कारण देखने को मिलते हैं दोस्तों, यहां पर ये है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके निष्कर्ष या समाधान की। दोस्तों 15 से 20 शब्दों में आपको समाधान लिखना है, तो आप यहां पर एक सेंटेंस में ही जो भी समाधान आपको पता है वो लिखेंगे। जैसे आप देखिए, कैसे बढ़ाया जाए, कैसे हम बढ़ाएंगे अपने मौद्रिक प्रसारण को। दोस्तों यदि ऐसा हो, बैंकिंग का विस्तार हो, तो अधिक से अधिक बैंकिंग के विस्तार से क्या होगा, मौद्रिक नीति का प्रसारण होगा। तो पहला समाधान हमारा क्या होगा, बैंकिंग क्षेत्र के विस्तार से या वित्तीय समावेश के होने से दोस्तों क्या होगा। दरअसल एक सुझाव ऐसा दिया जाता है कि अगर मान लीजिए अधिक से अधिक लोग यदि जुड़ते हैं बैंकों से तो हमारा सीडीआर कम हो जाएगा। जब सीडीआर कम होगा, सीडीआर क्या है, कैश डिपॉजिट रेशो, तो बैंक में पैसा अधिक आएगा जिससे तरलता बढ़ेगी, मौद्रिक नीति अधिक बेहतर से काम करेगी। बैंकिंग का दोस्तों विस्तार होगा तो भी क्या होगा, प्रवाह अच्छा रहेगा। आरबीआई ने दरअसल ब्याज दरों के निर्धारण के लिए वर्ष 2016 से एमसीएलआर व्यवस्था को शुरू किया है, इसको हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। एमसीएलआर में दरअसल बैंक जो ब्याज दर तय करती है उसका जुड़ाव रेपो दर से होता है। रेपो दर कम होगा तो बैंक का ब्याज दर भी कम हो जाएगा। तो एमसीएलआर ने क्या किया है, मौद्रिक प्रसारण को प्रभावी किया है। दोस्तों यहां पर इसलिए आपको लिखना होगा कि बैंकिंग के विस्तार से, वित्तीय समावेश से, एमसीएलआर आदि के माध्यम से मौद्रिक प्रसारण को प्रभावी किया जा सकता है। दोस्तों ये इस प्रकार से हमारा उत्तर बनेगा कि इस प्रश्न के उत्तर में अंत में आप ये लिख सकते हैं कि मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित करना या मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक प्रसारण अनिवार्य है, आवश्यक है, और इसीलिए इसको करने के लिए बैंकिंग का विस्तार, वित्तीय समावेश, एमसीएलआर आधारित ब्याज दर निर्धारण की प्रक्रिया आदि कुछ ऐसे समाधान हैं जिनसे मौद्रिक नीति दोस्तों क्या होगी, को अधिक प्रभावी या अधिक उसका प्रसारण किया जाएगा। देखिए अल्टीमेटली बैंक क्या है,
दोस्तों बैंक आरबीआई की नीतियों का एक प्रचारक ही तो है। आरबीआई ने दर कम किया है या बढ़ाया, हमें कैसे पता? हमें पता चलता है बैंकों के माध्यम से। यदि मान लीजिए बैंक हमारे साथ हैं, हमारा खाता बैंकों में है, तो हमको पता चलता है कि आरबीआई ने दर कम की है, बढ़ाई है। इसीलिए दोस्तों बैंकिंग का विस्तार बहुत जरूरी है। तो बैंकिंग के विस्तार से भारत में मौद्रिक नीति का जो प्रसारण है उसको प्रभावी किया जा सकता है। और दोस्तों ये हमारा कंप्लीट उत्तर बन जाता है। इस प्रकार से 100 शब्दों में हमने सटीकता से पूरे परिचय, तकनीकी बिंदु और निष्कर्ष देकर अपने उत्तर को सबसे बेहतर करने का प्रयास किया है। दोस्तों इस प्रकार से हम अलग बाकी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियो में हम अन्य प्रश्नों की बात करेंगे और इसी प्रकार से हर प्रश्न की अलग मांग होती है, उनकी मांग क्या है, उस उत्तर का विभाजन कैसे करेंगे, इन सब की बात दोस्तों हम अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। दृष्टि देखते रहें। धन्यवाद।